मालसा काका नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहे हैं? लक्ष्मी, साईं, तुमने मुझे तात्या को सच्चाई बताने से मना क्यों किया? अभी सही समय नहीं था जी। सही समय आने पर उसे सच्चाई बताई जाएगी तो ही सबके हित में होगा। माफ कीजिएगा अंता जी, यहाँ रह के समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमें भी ब्रिटिश सरकार को जवाब देना पड़ता है। हमें किसान मिल गए हैं, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल। रुकिए साहब, हमें आपका सौदा मंजूर है। आप यहाँ से मत जाइए, आप जहाँ कहेंगे हम अंगूठा लगा देंगे। आइए। इतने कम लोगों से काम नहीं चलेगा। 3 किसानों के लिए काम करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब कम से कम 20 किसान तैयार हों। हमारी छोटी सी चाल से 3 लोग आ गए, बाकी भी आ ही जाएंगे। समझ गए ना? तुम्हें वहां जाकर क्या कहना है? हाँ, समझ गया। सब गवाहों को सुनने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि तात्या बेकसूर है और इसे बाइज्जत रिहा कर दिया उन्होंने। बहुत परेशान किया उन लोगों ने। नहीं आई, सिर्फ पूछताछ की और मैंने उन्हें ईमानदारी से सब कुछ सच सच बोल दिया। क्योंकि साई ने सिखाया है मुझे कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। एक और सच बात यह है कि आप सबसे दूर रहकर आप लोग की बहुत याद आई मुझे। और मत मान मेरी बात। कितनी बार कहा है तुझे कि गुस्सा करना छोड़ दे। भाईसा, तात्या ने अपने गुस्से पे काबू करना सीख लिया है, तभी तो इतना कुछ होते हुए भी शांत रहा ना। बाबा, मालसा काका नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहे हैं?
लक्ष्मी, तू तात्या के लिए कुछ लाई थी ना? हाँ हाँ, खुशी खुशी में तो मैं भूल ही गई। तात्या, तुम निर्दोष साबित हुए, तुम लौट आए, तो उसकी खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है ना। तात्या, भीमा, चलो हम अंदर बैठकर आराम से खाते हैं। साईं, तुमने मुझे तात्या को सच्चाई बताने से मना क्यों किया? अभी सही समय नहीं था जी। सही समय आने पर उसे सच्चाई बताई जाएगी तो ही सबके हित में होगा। तात्या छूट गया? ये कैसे हुआ? नहीं, यह हमारे लिए अच्छा समाचार नहीं है। हमारे पास 4 दिन शेष है। अब तक तो अप्पा पाटिल को उसके बेटे के चक्कर में उलझाए रखा, लेकिन तात्या अब छूट गया है और पाटिल इन उलझनों से मुक्त हो गया है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसानों को अनुबंध पत्र पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार करना होगा। आप दोनों को गांव के किसानों के साथ घुलना मिलना होगा। अपने व्यवहार से उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपके जैसा कोई परोपकारी नहीं, आपके जैसा कोई निस्वार्थी नहीं। हरिओम। आप उनके शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं। ये बात शीघ्रता से गांव में फैल जाएगी और उसी शीघ्रता के साथ गांव के किसान आपके पक्ष में हो जाएंगे। फिर देखिए, गांव के किसान स्वयं चल के आएंगे पंजीकरण के लिए। हरिओम। खंडोपा के पास मांगने वालों की कमी नहीं है। सब दुखियारे वही जाते हैं अपना रोना रोने के लिए। आप भी वहां जाइए, उन्हें मुस्कुराने का कारण दीजिए। फिर देखिए, वो भी हम सबको देंगे मुस्कुराने का कारण। हरिओम। सुखीराम, शांत हो जाओ, रो मत। सुखीराम, क्या बात है, बताओ। खंडोबा मुझसे नाराज है, तभी तो शिरडी में जब सूखा पड़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ। जो थोड़े बहुत पैसे मैंने बचा के रखे थे वो उस सूखे की भेंट चढ़ गए। साईं और बच्चों ने भजन संध्या रखकर जो मदद की, उससे मैंने अगली फसल बोई, लेकिन पिछले साल कम बारिश की वजह से वो फसल भी अच्छी नहीं हुई। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, मेरे पास इस साल की फसल के लिए बीज तक खरीदने के पैसे नहीं है। मैं अपनी किस्मत पे रो नहीं तो क्या करूं? समझती जी, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं?
शुक्ला जी, आपके पास कुछ पैसे होंगे? हाँ, ये लीजिए। क्या इससे आपका काम चल जाएगा? ये तो बहुत है मेरे लिए। तो फिर ठीक है, बीज के साथ साथ खाद का भी प्रबंध कर लीजिए। लेकिन मैं ये चुकाऊंगा कैसे? आपको लगता है कि मंदिर में खड़े होकर हम उधारी का धंधा कर रहे हैं? ये समझ लीजिए कि खंडोबा जी ने आपके लिए मदद भेजी है, अपना समझ के रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं। काका, कभी हम भी बहुत गरीब थे। आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, लेकिन पिताजी नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, जब समृद्धि आई तो पिताजी चले गए, उन्हें कोई सुख नहीं दे पाया मैं। अगर आज मैं आपके कुछ काम आ सका, किसी भी तरह से आपकी मदद कर सका, तो ये लगेगा कि ये सब कुछ मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा। खंडोबा ने मेरी फरियाद इतनी जल्दी सुन ली और इन्हें भेज दिया। आज के जमाने में इतने दयालु लोग होते हैं क्या भला? चौधरी और शुक्ला तो भले लोग लगते हैं, ऐसे ही बिना बात के पैसे दे दिए। सच में ये शिरडी के किसानों की मदद करना चाहते हैं। अगर इनकी मंशा धोखा देने की होती तो सुखीराम को पैसा देने से पहले कपास की खेती की योजना बताते, उसे लोभ देते, लेकिन एक शब्द नहीं कहा, मदद की और चले गए। ये इनके महानुभाव जो है शुक्ला जी और चौधरी जी, वो हमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं वो कपास की खरीदारी के लिए है। उसके लिए पहले हमें कपास उगानी होगी। अप्पा पाटिल गलत भी तो हो सकते हैं। जैसे मेरे बारे में उनका अफवाह फैलाना गलत है, वैसे ही यहां भी वो गलत है। साईं ने हमेशा लोगों की भलाई करने के लिए प्रेरित किया है। गांव के किसानों की भलाई चौधरी और शुक्ला के साथ सौदा तय करने में ही है। शिरडी के उद्धार के लिए, शिरडी के किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए मुझे इस सौदे का समर्थन करने की जरूरत है। और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अप्पा पाटिल किसानों को भ्रमित करके उन्हें अपने पक्ष में न कर पाए। आहो, बाहर जा रहे हैं, नाश्ता करके जाइए ना। नहीं, आज तुरंत निकलना होगा। अगर तात्या ने देख लिया तो जिद पकड़ लेगा, और मैं नहीं चाहता कि तात्या मेरे साथ आज किसान सभा में आए। वो कपास की खेती को लेकर कुछ निर्णय करने हैं और स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वही, सरकार के जाल में कुछ किसान पहले ही फंसे हैं, इसलिए तनाव है। अगर तात्या वहां आ गया और कहीं उसे गुस्सा आ गया तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर वहां किसी ने आपके और महालसा पति जी के बीच हुए मनमुटाव के बारे में या झगड़े के बारे में कुछ बोल दिया। जल्दी आता हूं। आई, बाबा चले गए क्या? मैंने सोचा था मैं उनके साथ जाऊंगा काम पर। भिक्षाम दे। अभी आई साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। कैसे हो तात्या?
मैं ठीक हूँ। काम पर जाने की तैयारी है? जी साईं, कल का पूरा दिन भी बर्बाद हो गया और रोजी रोजगार भी। सोचा था आज बाबा के साथ जाकर नुकसान की भरपाई की कोशिश करूंगा, लेकिन पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। मुझे पता है पाटिल जी कहाँ गए हैं। चौक पर किसानों की सभा है, वहीं गए हैं वो। क्या? मुझे किसी ने बताया नहीं और बाबा भी मुझे साथ नहीं ले गए। तात्या क्या कर रहा है? तात्या कहाँ जा रहा है? तात्या रुक, घर के काम में मदद चाहिए मुझे तेरी, रुक जा। ऐसा क्यों किया साईं? उसे पता ना चले इसलिए उसके बाबा उसे छोड़ के गए थे। और कल तुम ही सासूबाई से कह रहे थे ना कि वो कुछ ना बताएं। भाईसामा, तात्या को सच का सामना करना ही होगा कि उसके गुस्से के कारण कितना कुछ हो गया है, और वो दिन आज है। भाईसामा, क्या आज मुझे थोड़ा सा आटा और गुड़ मिल सकता है? क्यों नहीं? ये गुड़ और आटा तुम जिस कारण से भी ले जा रहे हो, मुझे विश्वास है इसमें किसी का तो भला ही होगा। आ गए सब, शुरू करें। अरे महालसा पति जी भी आ गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? ये सभा तो किसानों के लिए है। पाटिल जी शुरू कीजिए। कुलकर्णी सरकार ने लाए किसी भी व्यक्ति पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, ये शुक्ला और चौधरी जालसाज हैं। आपसे झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन देकर या आपको अपने जाल में फंसाकर ठगने वाले हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरी राय में, मेरे विचार में उनकी ये योजना आप लोगों को, किसानों को समृद्ध बनाने में मददगार सिद्ध होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। और पानी का क्या, वो कहां से आएगा? शुक्ला जी ने आश्वस्त किया था ना आपको कि पानी की उपलब्धि भी वही कराएंगे, व्यवस्था करेंगे, वो कराएंगे वो उपलब्ध। चले मालसापति जी, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन अगर बाद में वो लोग अपनी बातों से मुकर गए तो? लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? देखिए, मेरा स्वयं अनुभव है। ये लोग बड़े सज्जन हैं, स्वार्थहीन हैं, मददगार हैं। आपको विश्वास नहीं होता ना? सुखीराम, इन लोगों को बताओ उनकी महानता के बारे में। इसमें बताना क्या है?
वो लोग तो देवता पुरुष हैं। कल ही मैं खंडोबा जी के मंदिर गया था। उनकी भली मंशा देखकर मैंने भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि चौधरी और शुक्ला जी भले लोग हैं। अनुबंध पे अंगूठा लगाते ही उन्होंने हमें बीज खरीदने के पैसे भी दिए। मालसापति जी सच कह रहे हैं, मैंने खुद उन्हें भिखारियों को कपड़े देते हुए देखा है। और उन्होंने मेरे बच्चों के लिए मिठाइयाँ और बहुत से खिलौने भी खरीद के दिए हैं। माफ कीजिएगा पाटिल जी, चौधरी और शुक्ला जी को समझने में आपसे गलती हुई है। आपने तो देखा नहीं, लेकिन हमने देखा था। चौधरी और शुक्ला जी का नाम सुनकर पड़ोस के गांव से किसान आए थे, उन्हें अपने साथ गांव ले जाने के लिए। वहाँ के सारे किसान तैयार थे कपास उगाने के लिए, और उन दोनों ने तो वहाँ जाने की हामी भी भर दी थी। अगर हम लोग अपना पंजीकरण ना कराते तो वो लोग जा चुके होते। जिंदगी में ऐसा मौका एक ही बार आता है और वो मौका हम खोना नहीं चाहते। कृपया बात सुनिए आप लोग मेरी। एक किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है। जिसने जिंदगी में खेती ही की ना हो, उसे किसान के सुख दुख के बारे में क्या समझ। यह सौदा सही नहीं है, हमारे शिरडी के हित में नहीं है। आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं पाटिल जी। मैं किसान नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन किसानों का हित तो समझता हूं और इसीलिए बोल रहा हूं। असल में आप चाहते ही नहीं कि गांव के किसान तरक्की करें। आप कपास की खेती करें या ना करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे अधिक जमीन तो आपके पास है। आपका बेटा भी कमाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुलकर्णी सरकार का कोई कर्ज भी नहीं है आप पर। लेकिन ये गांव वाले आप जैसे भाग्यशाली नहीं है पाटिल जी। और अगर मैं इनकी मदद कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं इनको समृद्ध बनाने में, तो आपको ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या नहीं है, मैं मेरे किसान भाइयों को ऐसे व्यक्ति की बातें सुनने और मानने से बचा रहा हूं जो आधा सच देखता है, बिना तथ्यों को समझे किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। और कल अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि इन किसान भाइयों को उनका उचित मुआवजा आप दिलवाएंगे? मैं मुआवजा दिलवाऊंगा। हर कोई आप जैसा स्वार्थी नहीं होता पाटिल जी। मालसापति जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पाटिल जी और स्वार्थी? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मालसापति जी? सच तो ये है कि इस गांव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने पाटिल जी से मदद नहीं ली या पाटिल जी ने उसकी मदद नहीं की। अगर पाटिल जी स्वार्थी होते ना मालसापति जी, तो झिपरी को गुलामी से बचाने के लिए अपनी सारी जमीन गिरवी नहीं रखते। हो सकता है बात पुरानी है, आप भूल गए हो, पर आपको यह तो याद होगा ना कि कुछ दिन पहले पाटिल जी ने आपकी भी मदद की थी। मतलब पूरे गांव में ढंढोरा पिटवा दिया पाटिल ने। अरे पंडरी, क्यों याद रहेगा मालसापति जी को? अरे सारा गांव जानता है कि ये महाशय सरकार की इस योजना को इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अब पूरी तरह यकीन हो गया है कि यही सच्चाई थी, अफवाहें नहीं थी। मालसापति जी, ये तो बताइए कि आपको सरकार से कितने पैसे मिले हैं? यह सरासर झूठ है। मेरे बारे में गलतफहमी फैलाने वाला आदमी वो यहीं मौजूद है।
मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि मैंने उसके बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बोल दिया। धूमिल करना चाहता है मेरी छवि आप सबके सामने। वो सोच समझकर बात कीजिए महासभापति जी। शेर बनने की ना कोशिश करे, ये आपका घर नहीं है। क्या हो रहा है ये? बाबा और मालसा काका आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बात क्या है? ये क्या हो रहा था? क्यों? मुझे वहां जाने से क्यों रोका? तात्या, तुम्हें जानना ही है ना, तो द्वारका में चलो। साई तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे। हाँ। अली, भीमा, मुझे तात्या से अकेले में कुछ बात करनी है। जी सर। राम जी भला करें। साई, मेरी अनुपस्थिति में ऐसा क्या हुआ जो मालसा काका बाबा के विरुद्ध हो गए? और ऐसा क्या हुआ जो मालसा काका चौधरी और शुक्ला का समर्थन कर रहे हैं? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा तात्या। पहले कुछ खा लो। आओ। लो। तुम्हारे स्वभाव में बहुत गुस्सा, बहुत तलखी भर गई है तात्या। उसी को दूर करने के लिए तुम्हें ये मीठी रोटी दी है, खा लो। लेकिन साई, आज तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जानते हो तात्या, महालसापति जी और पाटिल जी की दोस्ती, पार्वती काकी और बायजा माँ की दोस्ती 10 साल से थी। उनके आपसी प्रेम, उनकी एकता, उनकी घनिष्ठता की मिसाल देते थे शिरडीवासी। पर तुम्हारे गुस्से के कारण सब कुछ एक पल में, एक झटके में खत्म हो गया। साई, मैंने ऐसा क्या किया? याद है तुम्हें जब मैंने तुमसे पूछा था कि ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है? कि ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है? जब मैं अपने बाबा को खुश और बेफिक्र देखता हूँ, और ऐसा तब भी होता है जब वो मालसा काका के साथ होते हैं। नहीं साई, मालसा काका और बाबा के झगड़े की वजह मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। पुलिस ने भी माना कि शुक्ला अपनी गलती से गिरा था और उसे चोट आई। मैं शुक्ला की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ तात्या। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे की वजह तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे स्वभाव में बढ़ती हुई उग्रता है? बात बात पर गुस्सा हो जाना तुम्हारी कमजोरी बन चुका है, जिसका फायदा उठा रहे हैं आसपास के लोग। यहां तक कि तुम्हारे अपनों को भी लगने लगा है कि अपने गुस्से में तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इसका शिकार बनी है तुम्हारे बाबा और महालसापति जी की बरसों पुरानी दोस्ती। नहीं साई, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बाबा और मालसा काका के बीच की लड़ाई की वजह उनके झगड़े का कारण मैं नहीं हो सकता।
मेरा बेटा अपराधी नहीं है। अपराधी है वो पाटिल जी। आपके बोलने से सच बदल नहीं जाएगा पाटिल जी। झूठे हैं आप लोग, झूठे। 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के। अगर ऐसी बात है तो क्यों आए हैं आप यहां भीख मांगने, ताकि झूठ बोलकर आपके उस गुनहगार बेटे को बचा लूं मैं? बोलिए, गलती की कि हम यहां आए? गलती हो गई। अगर ऐसी बात है तो यहां क्यों खड़े हैं पाटिल जी? द्वार खुले हैं, निकल जाइए मेरे घर से। मेरे घर पे तमाशा करना है आपको? झूठे हैं आप लोग, झूठे। 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के। नहीं 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 नहीं, सही मैंने क्या कर दिया? मैं तो कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। हम तो जाओ तात्या। सही, क्या इस बिगड़ी को बनाने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, मुझे विश्वास है कि आपके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। बिगाड़ा तुमने है तात्या, तो बना भी तुम ही सकते हो। मुझे केवल रास्ता दिखा दीजिए साईं। अब सब कुछ आप पर निर्भर है। अपना फैसला सुनाइए सरकार। किसानों को नुकसान होने की स्थिति में क्या आप उनको मुआवजा देंगे? अवश्य दूंगा। लेकिन सरकार, शुक्ला जी, मेरे किसानों के हित में क्या सही है क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरा कर्तव्य है कि ये मैं सुनिश्चित करूं कि मेरे किसान हर प्रकार से सुरक्षित रहे, समृद्ध हो। मालसापति जी, हानि की दशा में मैं भरपाई करूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये ऐसी योजना है कि इसमें हानि की कोई संभावना ही नहीं है। आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप किसानों की समृद्धि चाहते हैं। मैं जानता था कि आप किसानों के प्रवक्ता बनेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आप मेरे पास आएंगे। मालसापति जी, आपकी ये निष्ठा देखकर प्रसन्न होकर ही मैंने आपके सामने ऋण मुक्ति का प्रस्ताव रखा था। वो प्रलोभन नहीं था, आपकी सेवाओं का पुरस्कार था जो मैं आपको देना चाहता था। इस गांव में 2 ही समझदार लोग हैं, एक साक्षात मालसापति जी और दूसरे पाटिल जी। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि इस योजना से हम सभी लाभान्वित होने वाले हैं। मालसापति जी, आप निश्चिंत हो जाइए। आपके संतुष्टि के लिए आप जब अनुबंध पत्र बनाएंगे तो उसमें मेरे इस वाक्यांश को और आश्वासन को जरूर सम्मिलित कीजिए। किसानों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके पश्चात ही आप उनसे अंगूठा या हस्ताक्षर करवाएंगे। अब तो ठीक है ना मालसापति जी? जी सरकार, फिर तो किसी को शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए ताकि किसानों को जाकर मैं एक खुशखबरी दे सकूं। हरिओम हरिओम। चलता हूं। सरकार, आप ऐसे किसी को लिखित में कैसे आश्वासन दे सकते हैं? तात्या, क्रोध का आधार है अहंकार, जो कि ये कहता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। वो ये चाहता है कि सब लोग उसके हिसाब से ही सोचें, उसकी नजर से ही दुनिया को देखें। अब तुम ही बताओ, क्या ये संभव है? नहीं। क्रोध आएगा, उसे आने दो,
क्योंकि तुम उसे आने से नहीं रोक सकते। हाँ, अगर कुछ रोक सकते हो तो वो है प्रतिक्रिया। क्रोध पर तुम्हारी प्रतिक्रिया। अगर तुमने क्रोध पर अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर लिया तो समझो क्रोध से होने वाली हानि को नियंत्रित कर लिया है तुमने। और अगर तुम ऐसा कर पाए तो समझो क्रोध का उद्देश्य विफल हो जाएगा, अहंकार का उद्देश्य विफल हो जाएगा। कैसे साई? प्रतिक्रिया को कैसे नियंत्रित करूं? प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के 5 तरीके हैं जो मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं। लेकिन ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, इसलिए इनसे किसी भी प्रकार के चमत्कार की अपेक्षा मत करना। इन 5 तरीकों का तुम्हें अभ्यास करना होगा। इन सूत्रों को आत्मसात करना होगा तुम्हें। और यह अभ्यास किसी तप से कम नहीं होगा तात्या। पर मेरा विश्वास मानो, अगर एक बार तुमने इन 5 तरीकों का अभ्यास कर लिया तो तुम संसार के किसी भी विवाद, किसी भी झगड़े को सुलझा सकोगे। साई, अगर आपकी कृपा मुझ पर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप बताइए मुझे, मैं उन 5 तरीकों का पालन करूंगा। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसीलिए तो मैंने म्हालसा पति से झूठ बोला। वो जाकर किसानों को बताएगा, फिर वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस मूर्ख के बात पर विश्वास जो करते हैं। सरकार, अगर नुकसान हुआ तो? नुकसान हुआ तो किसान मेरे पास ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा हेंगा। फिर वो जाएंगे म्हालसापति के पास और उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। लेकिन सरकार, आपने जो अनुबंध पत्र में पंक्ति जोड़ने की बात कही है उसके अनुसार तो आप ही फंसेंगे ना? कौन सी पंक्ति कौन जोड़ रहा है शुक्ला जी? आप भी। अरे अधिकतर किसान तो अनपढ़ हैं, इसीलिए तो वो इन समझदार लोगों के सलाह से चलते हैं। अनुबंध पत्र पे अंगूठा लगाएंगे तो वो अप्पा पाटिल के विरुद्ध काम करेंगे, तो फिर वो अप्पा पाटिल के पास सलाह के लिए जाने से रहे। रही बात म्हालसापति की, उसको तो मैंने अपने चपेट में कर लिया है। मैं निश्चिंत हूं उसकी ओर से। हरिओम हरिओम। किसी को कोई सुध नहीं होगी अनुबंध पत्र में क्या लिखा है और क्या नहीं, समझ गए? एक बार किसानों को बीज बोने दो, फिर वो कहीं नहीं जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझे? जब भी तुम्हें क्रोध आए, इन 5 सूत्रों को याद करना। पहला सूत्र है सोचना। जब भी क्रोध आए तो पहले सोचना, क्योंकि अक्सर गुस्से में जब हम कुछ बोल जाते हैं, बाद में हमें अपने ही कहे हुए पर पछताना पड़ता है, ग्लानि होती है हमें। इसलिए बोलने से पहले सोचो। दूसरा, कितना भी गुस्सा आए, अपने पक्ष को हमेशा शांत भाव से रखना। तीसरा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो उस स्थान को छोड़कर पैदल सैर पर निकल जाओ।
क्योंकि उससे तुम्हें आत्ममंथन करने का, सोचने का समय मिलेगा। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है माफी। माफ करना सीखो तात्या, क्योंकि किसी को किसी की भूल के लिए माफ कर देना, क्षमा कर देना, क्रोध को निष्क्रिय कर देना है। क्रोध कभी नहीं चाहेगा कि कोई क्षमा का भाव रखे, क्योंकि क्रोध तो लोगों को झुकाना चाहता है। और माफी उसकी इस योजना को विफल कर देती है। किसी को माफ करने के लिए हमेशा याद रखना कि गलती किसी से भी हो सकती है और हर इंसान को अपनी भूल सुधारने का एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। पांचवा और अंतिम है हास्य। जब कभी गुस्सा आए तो किसी ऐसी बात के बारे में सोचना जिससे तुम्हें हंसी आए, क्योंकि हास्य बहुत सी समस्याओं को हल कर सकता है। और अगर तुमने इन पांचों सूत्रों को अपना लिया, इन्हें आत्मसात कर लिया, तो क्रोध भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तात्या। मैं समझ गया साईं। आपकी बातें सुनकर मुझ में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद जागी है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अपने गुस्से को निष्क्रिय करके रहूंगा। अपने बाबा और मालसा काका को मिलाकर रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। राम जी भला करे। मैंने कुलकर्णी सरकार से बात की। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अनुबंध पत्र पर एक और पंक्ति को जोड़ा जाएगा और उस पंक्ति में ये लिखा जाएगा कि यदि किसी कारणवश आपकी खेती को कोई नुकसान पहुंचे या फसल अच्छी ना हो तो आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अब तो आपकी चिंता का कोई कारण नहीं रह गया ना? शुक्रिया मालसापति जी, आप हम सबकी इतनी मदद कर रहे हैं। अब हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं। अब हम इस अनुबंध पर अंगूठा लगाने के लिए तैयार हैं। फिर भी 3 दिन हैं अभी भी आपके पास। अच्छी तरह से सोचिए, घर वालों से राह मशवरा कीजिए और फिर निर्णय लेना पूरी जागरूकता के साथ। जी मालसापति जी, हम विमर्श करके बताते हैं आपको। हे खंडोबा, इस योजना से किसानों को बहुत फायदा मिले, वो ऋण मुक्त हो जाएं। काका, रुकिए काका, भगवान के लिए रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। मुझे तुम जैसे लोगों की कोई बात नहीं सुननी है और ना ही तुम जैसे लोगों से मुझे कोई संबंध रखना है। जैसा बाप वैसा बेटा। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? अब तो मुझे भी मारोगे बाकी लोगों की तरह? हाँ बोलो, और कर भी क्या सकते हो तुम? इसीलिए भेजा होगा तुम्हारे बाप ने तुम्हें। साईं,
साईं, तात्या, बोलने से पहले हमेशा सोचो, और इसके लिए तुम्हें अपने मन और जिह्वा दोनों पर नियंत्रण करना होगा। साईं, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मुझे लोग ऐसे उकसाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। याद रखो तात्या, क्रोध बड़ा नहीं होता है, हमारा अहम उसे बड़ा बना देता है। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम यहां आए हो तात्या, उसकी पूर्ति अहम के लिए विनाशक है। इसलिए अहम तुम्हें उकसा रहा है, ना कि लोग, ताकि तुम माफी ना मांग सको। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मन बहुत चंचल होता है और इसे सरलता से वश में नहीं किया जा सकता। पर हां, अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तात्या। इसलिए अगर क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहते हो तो अपने अहम को खो दो। अपने अहम को खो दोगे तभी अपने अस्तित्व का सही अर्थ जान पाओगे तुम। काका, कृपया करके आप मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा गुस्सा मेरे बाबा पे मत निकालिए। सच कहूं तो उस दिन मेरी गलती नहीं थी, वो तो शुक्ला नहीं। आ गए घूम फिर कर उसी बात पर तुम। अगर उस दिन की गलती के लिए तुम मुझसे माफी मांगते तो मैं सुनता भी, सोच विचार भी करता, लेकिन नहीं। तुम माफी क्यों मांगोगे? हो तो तुम उसी बाप के बेटे, उसी के गुण आए हैं सब तुम में। स्वार्थ, जिद, झूठ कूट कूट कर भरे हैं तुम में। विरासत में मिले हैं तुम्हें, विरासत में। काका, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या? बाबा, ले दो बस। एक शब्द नहीं, कर चल चल। बाबा, हो क्या हुआ? पूछो इसी से, क्यों ये उस आदमी के सामने गिड़गिड़ा रहा था? जरूरत क्या थी ये सब करने की? किसके सामने गिड़गिड़ा रहा था? वही जिसकी गवाही के कारण गिरफ्तार हो गया था ये। उस आदमी की वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई, तुम्हारे पिता का अपमान किया उसने, और तुम उसी से माफी मांगने चले गए। बाबा, आप मेरी बात। बस, और बहस नहीं चाहिए मुझे। तुम चाहते क्या हो? कि गांव वाले सोचे कि गलती जरूर अप्पा पाटिल की होगी, इसलिए बेटा माफी मांग रहा है। तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमने जो भी किया, चलो ठीक है, हमें सबको परेशानी उठानी पड़ी, मान लिया, वो भी ठीक है। लेकिन कम से कम उस महासापति के सामने गिड़गिड़ा कर हमारी नाक तो मत कटवाओ। वो तो हमारा दुश्मन बन गया है, तुम क्यों बन रहे हो? जवाब दो तात्या। आहो, आप होश में तो हैं? जवान बेटे पर ऐसे हाथ उठाता है कोई? तो तुम समझाती क्यों नहीं हो इसे?
इसकी रगों का खून ठंडा पड़ गया है क्या? वो आदमी सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है और यह है कि उसी के पीछे पीछे जा रहा है, उसी की खुशामद कर रहा है। शायद लोग अब तक हमारी पीठ पीछे हमारी हंसी भी उड़ा रहे होंगे। पापा मुझे बोलने। तात्या, क्या ये सच है? वो तेरे बाबा के खिलाफ बोल रहे थे, अपशब्द कह रहे थे और तू उन्हीं के आगे पीछे घूम रहा था, अपने बाबा की बेइज्जती होते देख रहा था। भाई मैं तो बस साईं। साईं आप कहाँ हैं? आप शांत हो। गुस्से में सिर्फ बहस होती है तात्या, कभी समाधान नहीं निकलता है। इसलिए पहले मन को शांत करो, और अब जब शांत हो तो अपनी बात को दृढ़ता से सही तरीके से व्यक्त करो। आवेश में आकर कुछ भी कहने से बचो तात्या। याद रखो, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वेसा शांति मापनोति न काम कामी। मतलब साईं? इसका मतलब, जिस प्रकार सभी ओर से नदियों का जल बहकर समुद्र में समा जाता है, परंतु समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों के मन में भी अनेक प्रकार के विचार, अनेक संवेदनाएं आती रहती हैं, पर उनके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, उनका मन विचलित नहीं होता है। मैं जानता हूं तात्या कि इस समय तुम बहुत विचलित हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं और तुम उनसे अपनी बात मनवाना चाहते हो। लेकिन इस समय अपनी बात मनवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी बात को रखना, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्पष्टता बहुत जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि किस तरीके से तुम अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते हो। अगर आप लोग मुझे बात करने का अवसर देंगे तो आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे पाऊंगा मैं। क्या मुझे समय मिलेगा? समय? तुम्हें समय? बाबा, जब मैं मालसा काका के पास गया था तब मुझे अच्छे से अनुमान था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरी मंशा सिर्फ ये है कि आप लोग पहले जैसे दोस्त बन जाएं, आप दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए। दो दोस्तों की, दो परिवारों के बीच की दोस्ती टूटने की वजह मैं नहीं बनना चाहता। तुम समय बर्बाद कर रहे हो तात्या। मैं और महासापति कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। और एक बात, मैं तुम्हें किसी के सामने भीख मांगता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान की थोड़ी भी परवाह है तो तुम वैसा कुछ नहीं करोगे जो मुझे पसंद ना हो, जो मुझे स्वीकार ना हो। समझे तुम? आई, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बाबा ये जो कहकर गए हैं मैं इसका पालन नहीं कर पाऊंगा।
मुझे मालसा काका के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश करनी ही होगी। फिर भले बाबा लाख गुस्सा हो, मुझे रोकें, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें। अगर मालसा काका के साथ बाबा के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए तो बाबा कभी खुश नहीं रह पाएंगे। साहब, हम तो बस मालसा पति जी की बात पर भरोसा कर यहाँ आए हैं। हाँ हाँ, अनुबंध पत्र में लिखा हुआ है। कुलकर्णी सरकार से मुआवजे की बातचीत के बाद मालसा पति जी ने खुद अनुबंध पत्र में मुआवजे वाली पंक्ति जुड़वाई है। ये देखो यहाँ है। अच्छा। और उसी पंक्ति के नीचे तुम अपने अंगूठे के निशान लगा रहे हो। अरे भाऊ, जब मालसा पति जी ने बात कर ली है तो हम सबको किस बात की चिंता। चला, इतना विश्वास है ना आप सबको मालसा पति जी पर। लगाइए। पंता जी, सच में ऐसी कोई पंक्ति है जिसे किसानों को मुआवजा दिया जा सके? हाँ अंता जी, पंक्ति तो है, पर उसमें ऐसा लिखा है, कुछ भी पूरा होने की दशा में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। काला अक्षर भैंस बराबर। दस किसानों का पंजीकरण तो हो गया, अब इतने ही और चाहिए। सब कुछ करके हार गया साईं। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो क्या तुम्हें इस बात पर गुस्सा आता है? मालसा काका और बाबा को मिलाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, उन दोनों की दुश्मनी कब खत्म होगी? मुझे उन दोनों को मिलवाना है, लेकिन ये तो तभी संभव है ना जब बाबा और मालसा काका मेरी बातें सुने। अगर नहीं सुनते तो तुम उनसे कहो ही मत। उनसे ना कहूँ साई तो किससे कहूँ? कई बार जो रास्ते तर्क से नहीं खुलते, वो भावनाओं से खुल जाते हैं। और पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां भावनाओं को अधिक समझती हैं। कुछ समझे? स्त्रियां मतलब? याद है काकी, बचपन में जब भी मैं शरारत करता था और आकर आपसे माफी मांगता था, तब आप मुझे झट से माफ कर देती थी। बचपन का तात्या बदल गया है। परी, कहाँ ले जा रही है तू मुझे? चलिए ना काकी। पर बता तो। यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ, तेरे बाबा ने तुझे कितनी बार समझाया, फिर भी तू इनके पैरों में पड़ा हुआ है। क्या हो गया है तुझे? आई, मुझे साई ने सिखाया है कि अगर मेरे कारण किसी का दिल दुखता है तो मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए, और अपनों से माफी मांगने में कैसी शर्म। पार्वती काकी कोई पराई थोड़ी ना है। और आई, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। आपने बहुत पहले ही मुझे मेरे बदलते स्वभाव को लेकर आगाह किया था। बात बात पर मेरे गुस्सा करने की आदत को लेकर आपने पहले ही मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया
और आज उसी के कारण बाबा और मालसा काका की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। वो दोस्ती जिस पर मुझे सबसे ज्यादा नाज था, वो दोस्ती जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती थी, वो आज मेरे कारण टूट गई। आप लोग चाहे मुझे दोष दें या ना दें, लेकिन मैं अपने आप को दोषी मानता हूं। मैंने अपने एक परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया है, और जब तक मैं उन्हें एक नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तात्या, जो हुआ वो हम में से कोई नहीं चाहता था, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन काकी, अगर आप चाहे तो काका को समझा सकती हैं। तेरे काका का अपमान होने के बाद अब नहीं तात्या। उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया। पूरे गांव में ये अफवाह तक फैला दी गई कि उन्होंने कुलकर्णी सरकार से रिश्वत ली है तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए। अब कोई संभावना नहीं है, और एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति का साथ देना, और मैं अपना धर्म निभाऊंगी। मेरा भी धर्म है अपने पति का साथ देना। उनके मान सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ नहीं है। कोई मेरी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? शांत। साई, आपने तो कहा था दिल से मांगी गई माफी से पत्थर भी पिघल जाते हैं। यहाँ तो मेरे अपनों का दिल ही नहीं पसीज रहा। ना आई भावुक हुई ना काकी, दोनों ऐसे ही चले गए। कभी कभी हम अपनी समस्याओं को केवल इसलिए नहीं सुलझा पाते हैं क्योंकि हम केवल आधा सच ही देख रहे होते हैं। जैसे अभी जब तुम मुझे देख रहे हो तो क्या देख पा रहे हो तुम? मैं आपको बादलों में देख रहा हूँ साई। हाँ, पर तुम मेरे पीछे छुपे इस विशालकाय सूरज को नहीं देख पा रहे हो। अब तुम खुद ही सोचो, जब इतने विशालकाय सूरज को बादल का एक छोटा सा टुकड़ा छुपा सकता है, तो फिर महालसापति जी और पाटिल जी के बीच पैदा हुई गलतफहमी के पीछे कितने सच छुपे होंगे? क्या इसका अंदाजा भी लगा सकते हो तुम? लेकिन साई, उन दोनों के बीच दरार तो मेरी वजह से आई ना। वो शुक्ला के साथ जो हाथापाई हुई थी। तात्या, जो सामने आता है अर्थात प्रत्यक्ष है वही सच हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार परोक्ष भी अपने अंदर सच को समेटे बैठा होता है, और जिसे हम देख पाते हैं वो केवल उसका विस्तार, उसका प्रभाव होता है। जैसे जमीन में छुपी किसी वृक्ष की जड़ें उस पर आने वाले फलों का कारण होती हैं, उसका मूल होती हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी समस्या की जड़ों तक जाना है। जड़ें मिल गईं तो मूल कारण भी मिल जाएगा, और वही मूल कारण
तुम्हें समाधान भी प्रदान करेगा। लेकिन इन जड़ों तक पहुंचूं कैसे? इससे पहले तुम मुझे ये बताओ तात्या, अब जबकि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही हैं, तो तुम फिर से क्रोध करने लगे? साई, अब बात सिर्फ मेरी इच्छा की नहीं है, उससे भी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। अगर मालसा काका और बाबा को एक साथ नहीं मिलाया तो सारे किसान तबाह हो जाएंगे। इसलिए इस समय मेरे गुस्से पे काबू पाने से ज्यादा जरूरी है बाबा और मालसा काका के बीच में दोस्ती कराना। मुझे उसका रास्ता बताइए। इस ब्रह्मांड का कण कण एक दूसरे से प्रभावित होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा तात्या। कोई छोटा सा परिवर्तन भी बहुत बड़े बदलाव का आधार बन जाता है। मैं मानता हूं तुम्हें समाधान चाहिए, और समाधान से पहले तुम्हें अपने क्रोध को शांत करना ही होगा। तभी तुम समस्या की जड़ तक पहुंच पाओगे। और इसके लिए तुम मेरे बताए तीसरे सूत्र को याद करो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो उस स्थान को छोड़कर पैदल सैर पर निकल जाओ, क्योंकि उससे तुम्हें आत्ममंथन करने का, सोचने का समय मिलेगा। राम जी भला करें। दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं? इसकी मूल वजह क्या हो सकती है? मुझे लग रहा था कि शुक्ला और मेरी लड़ाई ही दोनों की दुश्मनी की जड़ है, लेकिन साई कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। आखिर किस जड़ की बात कर रहे हैं साई?
ऐसा लगता है जैसे ये मरने वाला है। मैं जानता हूं तुम्हारी जीवन यात्रा समाप्त हो गई है और तुम अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारा अंत दर्दनाक है, पर श्रद्धा और सबूरी रखो। जल्द ही तुम्हारा इंतजार खत्म होगा और मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। ये दोनों लड़ते रह गए और बाज ने बाजी मार ली। दोनों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो गया। सब कुछ इतना स्पष्ट था, फिर भी सच्चाई को देख क्यों नहीं सका? शर्म आती है मुझे अपने आप पे कि मैंने ऐसे आदमी से दोस्ती की थी। जब तक मैंने आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आप शहद जैसे बने रहे, और जहां मैंने अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों को चुना, आपने मेरे विरुद्ध विष उगलना शुरू कर दिया। उस अफवाह की वजह से ही तो सबसे ज्यादा गलतफहमियां बढ़ी हैं। बाबा ऐसा कर नहीं सकते। फिर यह अफवाह कहां से आई? किसने फैलाई? किसे फायदा हुआ होगा इससे? जो मैं सोच रहा हूं, कहीं वही तो सच नहीं है? तात्या, जहाँ तक मैंने समझा, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुलकर्णी सरकार को इससे फायदा होगा, इसलिए इन सब के पीछे उनका हाथ है। लेकिन हम बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अफवाह किसने फैलाई है? एक तरीका है, तुम लोग उस व्यक्ति को याद करने की कोशिश करो जिसके मुंह से तुमने वो अफवाह सुनी थी। फिर हम उस व्यक्ति के पास जाके पूछेंगे कि उसने ये अफवाह किससे सुनी। इसी तरह हम एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे, तभी हम अफवाह फैलाने वाले तक पहुंच पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे वो आदमी याद है जिसके मुंह से मैंने वो अफवाह सुनी थी। हाँ, मुझे भी याद है। तो फिर चलो एक एक करके सबसे पूछते हैं और यहीं मिलते हैं। हाँ, ठीक है। लगभग सभी ने किशोरी लाल के बेटों का नाम लिया। किसी ने बड़े बेटे से सुना,
तो किसी ने छोटे बेटे से। फिर ये तय है, अफवाह शुरू करने वाले वही हो सकते हैं। चलो चलकर पूछताछ करते हैं। हमने नहीं तात्या, हमने तो खुद वो बात किसी और के मुंह से सुनी थी। कौन है वो? आपके मानने से ना मानने से क्या होता है पंता जी, मैंने खुद सुना है। पाटिल जी चावड़ी में कुछ लोगों को बता रहे थे कि मालसापति जी ने कुलकर्णी सरकार से हाथ मिला लिया है। मालसापति जी किसानों से कपास की खेती कराएंगे और उनसे अनुबंध पे अंगूठा भी लगवाएंगे और बदले में सरकार मालसापति जी का कर्जा माफ कर देंगे। चलिए। सुना तुमने? मालसापति जी जैसे पुजारी और उन्होंने कुलकर्णी सरकार से हाथ मिला लिया है। हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मालसापति जी कभी ऐसा करेंगे। और अंता पंता तो आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने तो हमें देखा भी नहीं था, तो हमने सोचा कि वो एक दूसरे से झूठ थोड़े ना बोलेंगे, इसलिए हमने उनकी बात सच मान ली। तात्या बचपना छोड़, कहा ना कुछ नहीं होगा। आइए एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके जो जी में आएगा वो करिएगा। फिर मैं इस विषय पे कभी नहीं बोलूंगा। अब बोलने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और तू मुझे यहाँ इसलिए लेकर आई थी, अगर पता होता ना तो कभी यहाँ तेरे साथ आती ही नहीं। तात्या घर चल और ये नाटक हमेशा के लिए बंद कर। साई, आप उन्हें रोकिए ना, वो आपकी बात जरूर सुनेंगी। नहीं तात्या, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो करना है तुम्हें करना है, सिर्फ तुम्हें। रुकिए। आप दोनों को मेरी कसम। बोलो। सुनिए, इस कहानी की शुरुआत हुई अंता पंता से। अब आपके समझ में आई कि एक सोची समझी साजिश थी। एक के बाद एक घटनाएं घटने लगी और ये सब की शुरुआत हुई कुलकर्णी सरकार की कपास की खेती वाली योजना से। क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी आपसी लड़ाई जायज है? नहीं साईं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे कि मैंने उन अफवाहों पर विश्वास कर लिया। मुझे ये सोचना चाहिए था कि पाटिल जी या उनका परिवार इतनी ओछी बातें कर ही नहीं सकता। नहीं पार्वती बहनी, गलती हमारी भी थी। सासूबाई ने महासापति जी से जो कहा था वो सरासर गलत था। महासापति जी को साक्ष्य देने के लिए कहा था, जो उन्होंने दिया वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हमने भी पहल नहीं की आपसी मन मुटाव मिटाने की, गलतफहमियां दूर करने की। भाईजामा, अब पछताने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया, आपके मन का मैल साफ हो गया, आपकी आंखें खुल गईं। यही महत्वपूर्ण है। तात्या,
मेरे बताए हुए सूत्रों के चौथे स्तंभ का महत्व समझ में आया। तात्या, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। लेकिन बचपन वाला तात्या सच में बदल गया है, समझदार हो गया है। और मुझे खुशी है कि तूने अपने गुस्से पर भी काबू पा लिया है। खंडोबा तुम्हारे हर मकसद में तुम्हें कामयाबी दे। साईं, अब ये संघर्ष सिर्फ तात्या का नहीं रहा, हमारा भी है। चलिए। शिरडी के किसानों को सूचित किया जाता है कि कपास योजना के लिए निर्धारित 20 किसानों की संख्या पूर्ण होने में कुछ ही संख्या शेष रह गई है। कल पंजीकरण का आखिरी दिन है। सभी किसान अपना अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। जो किसान अभी भी सोच रहे हैं वो शीघ्र से शीघ्र अपना पंजीकरण करवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसी कपास की खेती करके अमीर हो जाए और आप बस सोचते ही रह जाएं। अगर ये सच है तो आप लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे। भाई साहब, मुझे लगा था तुमने तात्या को कुछ समझदारी की बातें सिखाई होंगी, लेकिन तुम तात्या के साथ खुद खड़ी हो गई। और तात्या, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा था तुमसे? पार्वती, तुम्हारी मति मारी गई है जो मेरे दुश्मनों के साथ तुम यहाँ आ गई। तुम्हारे पति से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए ये है क्या? एक बार शांति से तात्या की बात सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहता है। जो भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी के कारण हुआ है। उनकी वकालत मत करो तुम, मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठे हैं ये लोग, झूठे। सुन लिया तात्या, तुम इस आदमी से सुलह चाहते हो जो सरेआम तुम्हें झूठा कह रहा है, जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे शिरडी के किसानों को बर्बादी के रास्ते पे ढकेल रहा है, जो हमारे शिरडी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बाबा, काका, आप दोनों गलत सोच रहे हैं। सच्चाई मैं आपको बताता हूं। नहीं सुनना मुझे। साईं, अब तुम ही रोको उन दोनों को, तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं सुनेंगे। आई शांत, साईं ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। साईं, मगर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए कोई किसान हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। अगर इस सौदे को कोई रोक सकता है तो वो है बाबा और मालसा काका, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। साईं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं क्या करूं साईं? दोनों में से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया। इसका अर्थ ये हुआ कि सही दिशा में बढ़ रहे हो तुम। अपने क्रोध पर धीरे धीरे नियंत्रण पा रहे हो तुम। और तात्या, जितना तुम्हारे वश में था उतना तुमने किया। इससे अधिक तुम कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए बेहतर होगा कि अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित करो।
क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा, फिर चाहे वो पाटिल जी और महालसापति जी की दोस्ती के साथ हो या कपास की योजना के साथ। लेकिन आपने तो मैंने कहा ना तात्या, तुम अपने काम में मन लगाओ, क्योंकि तुम्हारा दोस्त केशव सब कुछ तुम पर छोड़ कर गया है। साई ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी साई, जैसा आप कहें। कौन जान पाए। उषा, जल्दी से मेरा खाना बंद कर दे दो, मुझे देरी हो रही है। जी अभी आई। बाबा को देर हो रही है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। बाबा आएंगे तो बोरी को गाड़ी पे रखेंगे, मैं रख देता हूँ, उनकी मदद हो जाएगी। मैं जा रहा हूं उषा। ये कैसे हो गया? उषा, ये किसने किया? अनर्थ हो गया। क्या हुआ बेटा? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? किसने किया ये? हाँ? अहो, अभी तक तो ठीक ठाक था, पता नहीं किसने किया। बोरी अपने आप तो नहीं फटी होगी ना? किसी ने तो किया है ना ये? आनंद, बाहर आओ। आनंद, मैंने कहा बाहर आओ। ये तुमने किया है? आनंद बोलो, तुमने किया है कि नहीं? नहीं बाबा। बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। साई, साई, अगर इसे मैंने दंड नहीं दिया तो इसकी शरारतें बढ़ती जाएंगी। पहले तो बदमाशी करता था, अब झूठ बोलने लगा है। ये बोरी तुमसे फटी है? बोलो, सच बोलने की सजा कोई नहीं देगा तुम्हें। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जी साईं, मुझसे फटी ये बोरी। कैसे फट गई? बाबा को देर हो रही थी तो मैंने सोचा उनकी मदद करूं, इसलिए बोरी को गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था मैं, पर बोरी बहुत भारी थी, खींचने में फट गई। देखा साई, कैसे झट से बहाना खोज लिया। बहुत झूठ बोलने लगा ये। ये लो, ये आम तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम।
ये क्या साई? आनंद ने काम बिगाड़ा, आप उसे इनाम क्यों दे रहे? सच बोलने के लिए, ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। लेकिन उसने तो पहले झूठ बोला था। आपने वो देखा जो उसने किया, लेकिन ये क्या करना चाहता था वो नहीं देख पाए आप। इसकी भावना नहीं समझ पाए। हाँ, यह सच है कि आनंद ने झूठ बोला है, लेकिन इसने झूठ क्यों बोला यह समझने की जरूरत है। अगर ये सच बोलता तो आप इस पर गुस्सा करते, इसे डांटते। अगर बच्चों को सच बोलने की, ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करने की सजा मिलने लगेगी तो वो सच बोलने से डरेंगे, हमसे डरेंगे। और अगर भविष्य में उन्हें किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें उन्हें मार या डांट का भय होगा, तो वो सच को छुपाने का प्रयास करेंगे। झूठ बोलकर अपनी रक्षा करने का प्रयास करेंगे वो, और फिर धीरे धीरे यही उनका स्वभाव बन जाएगा। अब आप ही बताइए शांताराम जी, ये छोटे बच्चे गलत हैं या हम बड़े? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।